हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट टर्म 1 चैप्टर नंबर 2, इसका एक पार्ट मैंने आप लोगों को करा दिया था, अगर आपको याद हो तो। सॉरी, दो पार्ट करा दिया था मैंने आपको। इसका थर्ड पार्ट हमारा जो है वो रह रहा था, और आज हम इस पार्ट के साथ अपना सेकंड चैप्टर भी खत्म करेंगे। फिर इसके एमसीक्यूज वगैरह आएंगे, इवन टेस्ट भी होगा, और आप उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करके रेडी रहना। तो आज मैं आपको बताऊंगा इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 सेकंड चैप्टर की। इसके अंदर 6 चैप्टर आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना क्लास, क्योंकि इसमें से लगभग 4 to 5 जो है क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली 4 क्वेश्चन जो मान लो आएंगे ही आएंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन हमने लास्ट क्लास में खत्म कर दिया था, और आज की क्लास के अंदर विद इन 20-25 मिनट्स के अंदर हम लोग ये चैप्टर पूरा खत्म कर देंगे, क्योंकि ज्यादा कुछ इसके अंदर अब बचा नहीं है। लेकिन जो डाटा इसके अंदर है उसे अच्छे से लर्न कर लेना। जिस क्वेश्चन में जहां पॉइंट में आपको टिक करके क्लास सर्कल बना दूं, आप समझ जाना, उसे आपको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि वो पॉइंट एमसीक्यू के फॉर्म में आपको पूछा जा सकता है। तो बहुत ध्यान से समझना, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, लेकिन जो जो कुछ कीवर्ड्स है, कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको जरूर लिख के रख लेना, ताकि क्लास उससे कोई एमसीक्यू बने तो आप आराम से अटेम्प्ट कर सको। तो हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन खत्म कर दिया था। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करने के लिए सरकार सारा जिम्मा खुद लेना चाहती थी, क्योंकि जितनी भी कंपनीज है उनका मोटो जो है ना, शुरू में प्रॉफिट मेकिंग हो गया था। सीधी सी बात है क्लास, आज भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है सारी की सारी, लेकिन सरकारी कंपनी जो है उसका मेन मोटो क्या होता है? सोशल वेलफेयर करना। Beside agriculture sector, industrial sector also provide the opportunity to the people of the country. So it was necessary to develop the industrial sector at the time of independence. यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे ही एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी डेवलपमेंट करने की जरूरत थी। अंग्रेजों ने हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर बुरी तरीके से डैमेज कर दिया था, तो हमारी सरकार को उसे डेवलप करना था। The cotton, textile and jute industries were mostly developed in India. उस टाइम पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और जूट इंडस्ट्री, ऐसी कुछ इंडस्ट्री इंडिया में थी। There was only two well managed iron स्टील फर्म। आयरन और स्टील फर्म दो ही थी वेल मैनेज, ठीक है। वन इन क्लास जमशेदपुर एंड अदर इज इन कोलकाता। तो एक जमशेदपुर में था और दूसरा जो था वो क्लास कहाँ था? कोलकाता में। दो ही इंडस्ट्री थी, सोचो, स्टील इंडस्ट्री सिर्फ दो ही थी वेल नोन, एक जमशेदपुर में और एक क्लास कोलकाता में। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने की जरूरत थी सरकार को, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो तो डेवलप हो रहा था। अब एग्रीकल्चर में अनाज बनेगा, अनाज प्रोसेस कहां पे होगा? इंडस्ट्री में। जब इंडस्ट्री ही नहीं होगा तो अनाज को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कैसे कर पाओगे? आप खुद सोचो। तो सरकार को उसे डेवलप करने की जरूरत पड़ी, लेकिन सरकार जो है पब्लिक सेक्टर के थ्रू ही उसे डेवलप करना चाह रही थी। आजादी के जस्ट बाद 1950 से लेकर 1990 ये जो 40 इयर्स थे, इनमें सरकार ने प्राइवेट हाथों में कुछ देना मंजूर नहीं किया। सरकार ने बोला ये भी काम हम करेंगे, वो भी काम हम करेंगे, ये भी काम हम करेंगे, इंडस्ट्री भी हम बनाएंगे, सब कुछ हम ही करेंगे। तो क्यों सरकार इंडस्ट्रियल, मतलब रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पब्लिक सेक्टर का क्या रोल था? क्यों सरकार पब्लिक सेक्टर कंपनी के हवाले ही ये चीजें कर रही थी? क्यों? सबसे पहली बात, लैक ऑफ कैपिटल इन प्राइवेट सेक्टर। क्योंकि बेटा आज प्राइवेट लोग इतने अमीर हैं ना क्लास, इतने अमीर हैं कि वो कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। टाटा, अंबानी क्लास, अदानी, ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे और नाम हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो कोई भी बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं था, लिमिटेड कैपिटल था। प्राइवेट सेक्टर के पास कम पैसा होने की वजह से सरकार सारी चीजें अपने हाथ में रखती थी। जो भी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना था सरकार उसे खुद डेवलप करती थी, पहली बात। दूसरी बात, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। प्राइवेट सेक्टर जो है वो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहा था, क्योंकि इंडस्ट्री थी ही नहीं। सरकार रोजगार दे रही थी क्लास, सरकारी कंपनीज में, जो भी गवर्नमेंट कंपनी है क्लास, लाइक रेलवे है, और भी कुछ सरकारी कंपनी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और भी ऐसी क्लास बहुत सारी और कंपनी जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं। तो सरकार उन कंपनीज में लोगों को रोजगार दे रही थी। इसके अलावा क्लास जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, लाइक क्लास आईएएस है, आईपीएस, आईआरएस, पुलिस है, डिफेंस है, इन जगह भी सरकार जो है लोगों को नौकरी दे रही थी। तो नौकरी देने का जो काम था वो सरकार का था। आजकल लोग पागल हैं सरकारी नौकरी के पीछे कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, किसी भी तरीके से मेहनत कर रहे, करोड़ों एस्पिरेंट हर एक पर्टिकुलर जॉब के लिए दिन भर मेहनत करते रहते हैं क्लास की गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। आपको पता है पहले घर से निकाल निकाल के लोगों को ले जाया जाता था कि चल भाई जो गवर्नमेंट जॉब करेगा, नॉर्मल से नॉर्मल लोगों को चलते फिरते, अरे भाई चल जॉब करेगा तू, चल, ले गए और बस जॉब लग गई, ना कोई पेपर वर्क ना कुछ, सीधा। और क्लास आज वो लोग पेंशन भी ले रहे हैं गवर्नमेंट जॉब से, सोचो। तो यानी कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन जो है वो सरकारी नौकरी बहुत आसानी से इजीली मिल जाती थी। क्यों? प्राइवेट की नौकरियां नहीं थी, जो भी नौकरी थी सब सरकारी थी। आज जनता बढ़ गई है, प्राइवेट फर्म बढ़ गई है, सरकारी फर्म कम है, डिमांड कम है, सॉरी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या करें बताओ।
नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो सरकारी कंपनीज के पास पैसा था, सरकार के पास पैसा था, प्राइवेट के पास पैसा नहीं था, तो सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, मतलब क्लास प्रॉपर, मतलब कि स्पेस था उनके पास, मशीन प्रॉपर थी, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर, हर चीज, इवन रोडवेज, हर चीज जो है सरकार के पास प्रॉपर थी, तो सरकार इसीलिए सारी चीजें अपने हाथ रखना चाहती थी। अगला क्लास जनरेशन ऑफ इनकम, लोगों की इनकम भी बन रही थी, इकोनॉमी में इनकम भी क्रिएट हो रहा था, लोगों को अलग अलग जॉब मिल रही थी, लोग इनकम भी जो है पा रहे थे, प्राइवेट के पास पैसा नहीं था, कंपनी नहीं थी, तो इनकम जनरेशन नहीं हो रहा था। तो जनरेशन ऑफ इनकम यानी कि सरकारी कंपनीज जो हैं वो इनकम जनरेट कर रही थी, लोगों को लोगों की हेल्प कर रही थी उनकी इनकम को जनरेट करने में। और क्लास सरकारी कंपनी का मेन मोटो क्या है? सोशल वेलफेयर। जबकि सरकार चाहती थी, देखो गुलाम लगभग 190 साल तक गुलाम रहने के बाद सरकार ये चाहती थी कि अगर हम प्राइवेट के हवाले कर देंगे सारी चीजें, तो प्राइवेट एकदम भूखे बैठे हुए खाने के लिए, पैसा खाने के लिए, तो प्राइवेट का मोटो है प्रॉफिट मेकिंग, तो वो प्रॉफिट मेकिंग करना चाहेंगे, प्रॉफिट कमाना चाहेंगे, और प्रॉफिट अगर कमाना चाहेंगे तो बेचारे जो आज़ादी के बाद जो गरीब लोग हैं वो कहाँ से दे पाएंगे, चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो इसलिए सरकार चाहती थी कि वो चीज़ें अपने हाथ में रखें और लोगों का भला करें, ना कि ये चीज़ें प्राइवेट के हवाले कर दें और मुनाफा कमाएं। इसीलिए क्लास प्राइवेट कंपनीज के हवाले नहीं किया गया, चीज़ें अपने हाथ में रखी गई। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, क्यों पब्लिक सेक्टर चीजों को अपने हाथ में रखना चाहती थी, क्या रोल था पब्लिक सेक्टर का, क्योंकि उनके पास पैसा था, प्राइवेट के पास पैसा नहीं था, वो रोजगार दे रहे थे, क्लास एडमिनिस्ट्रेटिव में भी रोजगार दे रहे थे, डिफेंस में भी रोजगार दे रहे थे, जुडिशरी में भी रोजगार दे रहे थे, और सरकारी कंपनीज में भी। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग था, पैसा था उनके पास, इनकम जनरेट कर रहे थे, और उनका मोटो सोशल वेलफेयर था, ना कि प्रॉफिट कमाना। ओके, उसके बाद ये एक्ट प्लीज ध्यान रखना, आईपीआर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, ये एक ऐसा एक्ट है, ये क्लास ऐसा एक्ट है जिसने इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए रूल बनाए। इस एक्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने 3 कैटेगरी बना दी कि इस कैटेगरी के अंदर, और बेटा अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो नंबर्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, कुछ नाम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान समझना क्लास। इट वाज द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू दिस रेजोल्यूशन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश ऑन अ सोशलिस्टिक पैटर्न। तो यहां से क्वेश्चन इनडायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में कैसा पैटर्न फॉलो किया गया। ऑब्वियस है, सरकार ने सारी चीजें अपने हाथ रखी, पब्लिक सेक्टर को रोल दिया, तो उसका मोटो क्या होता है? सोशल वेलफेयर, यानी कि सोशलिस्टिक पैटर्न। इट प्रोवाइडेड मोर पावर टू द गवर्नमेंट मशीनरी, गवर्नमेंट मशीन मतलब सरकार, इन्होंने सरकार को ज्यादा पावर दिया, पब्लिक कंपनी को इन्होंने ज्यादा पावर दिया। ओके, तो यहां से डीप क्वेश्चन पूछा आता है, जब भी मैं बोलूं ना यहां से डीप क्वेश्चन पूछा आता है, प्लीज कॉपी में नोट डाउन कर लेना क्लास। सिंपल सिर्फ एक पॉइंट की भी ये आपको चीजें ध्यान रखनी है, रिवीजन में लास्ट में काम आएगा। कितने स्केड्यूल बनाए एज पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956? 3 स्केड्यूल। स्केड्यूल ए कहता है 17 इंडस्ट्री स्केड्यूल ए के अंदर है जो एक्सक्लूसिवली ओन, क्लास ओन और मैनेज बाय द पब्लिक, यानी क्लास पब्लिक कंपनी ओन बाय द स्टेट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट। सरकार ने कहा देखो बेटा ये 17 इंडस्ट्रीज पे हमारा हक है, तुम प्राइवेट वाले आके इस इंडस्ट्री में घुस मत जाना, आके ये वाला काम मत चालू करने लग जाना, इसके लिए हम तुम्हें परमिशन नहीं देंगे। ये 17 इंडस्ट्रीज सिर्फ हम ही लगा सकते हैं, तुम नहीं लगा सकते। बेटा 1956 की बात कर रहा हूं, 2021 की नहीं, ठीक है। तो 17 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो क्लास सरकार ने बोला हम ये काम खुद करेंगे, जिसके अंदर आर्म्स, हथियार, एम्यूनिशन क्लास उसी हथियार से रिलेटेड, एटॉमिक एनर्जी, आयरन, स्टील, हैवी मशीन, मिनरल ऑयल, कोल, एयरक्राफ्ट, ऑयल, रेलवे, शिपिंग, ये सारा का सारा हम ही करेंगे। प्राइवेट वालों से बोला तुम ये सब काम नहीं करोगे, ये काम सिर्फ और सिर्फ हम करेंगे, इस पे तुम्हें घुसने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लास हम लोग देश का भला चाहते थे, हम लोगों के पास पैसा था, हम ये काम कर सकते, प्राइवेट वालों के पास पैसा भी नहीं था इतना, और प्राइवेट वालों को मोटो जो है प्रॉफिट मेकिंग है, और हम चाहते आजादी के बाद लोग जो है लोगों की भलाई ज्यादा हो, रादर देन कि उनसे कमाया जाए, देश तो बन ही रहा है अभी। अगला क्या है? स्केड्यूल बी। इस वाला इसके अंदर 12, तो स्केड्यूल ए में 17, स्केड्यूल बी में 12 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको क्लास पूरी तरीके से स्टेट ओन नहीं करेगा। इसके अंदर प्राइवेट वाले क्या कर सकते हैं, बट द विच प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज वुड बी एक्सपेक्टेड ओनली अप टू सप्लीमेंट। प्राइवेट वाले जो है हमें थोड़ा बहुत माल सप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे साथ मिलजुल के काम कर सकते हैं। लाइक अगर हथियार बनाया जा रहा है तो उसके पार्ट्स हम प्राइवेट वाले से कभी नहीं मंगवाएंगे, ठीक है, मतलब उनको अलाउ नहीं है उसका
पार्ट बनाने का भी। लेकिन इसके अंदर क्या, अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं, उसके साथ कोई हेल्प चाहिए, उस ट्रांसपोर्टेशन में उसकी हेल्प चाहिए, या उसके साथ मिलता जुलता और कोई काम है, तो उसकी पैकेजिंग का काम है, कुछ ऐसा है, तो हम उसमें प्राइवेट सेक्टर की मदद ले सकते हैं। ऐसी 12 इंडस्ट्री थी, ठीक है। लाइक फर्टिलाइजर हो गया, एल्युमिनियम, मशीन टूल एंड अदर माइनिंग एक्टिविटी, अदर खनन की जो एक्टिविटी है माइनिंग एक्टिविटी में। स्केड्यूल ए 17, स्केड्यूल बी 12। स्केड्यूल ए में 17 का 17 एक्सक्लूसिवली ओन बाई स्टेट है, स्केड्यूल बी में प्राइवेट स्टेट और दोनों मिलकर काम करेंगे। बाकी जो इंडस्ट्री बच गई, इस 17 की लिस्ट, ये 12 की लिस्ट हटा दो, बाकी जो भी इंडस्ट्री बच गई उन सबको प्राइवेट सेक्टर अकेले कर सकता है। अंडर दिस शेड्यूल द रिमेनिंग इंडस्ट्रीज आर डेवलप बाय द प्राइवेट सेक्टर बट दे हैव टू टेक लाइसेंस। लेकिन उसको डेवलप करने के लिए क्लास एक छोटा सा लाइसेंस जो है उसे सरकार से लेना पड़ेगा। तो ये 3 शेड्यूल है, ये आपने बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। और आगे क्लास में ये लिखा, हाउएवर नाउअडेज इट इज इजी टू ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड सब्सिडी एंड टैक्स बेनिफिट। देखो, अगर आप रूरल एरिया में जाके बिजनेस करते हो जहां पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है और आप वहां जाके बिजनेस करते हो, तो बेटा आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, सरकार आपको सब्सिडी भी देगी, ठीक है। तो ये 3 स्केड्यूल आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। मैं आपको रिपीट कर देता हूं क्लास। 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, 3 स्केड्यूल है, ए बी सी। ए में 17, बी में 12, जो रेस्ट इंडस्ट्रीज हैं वो रेस्ट किस में है क्लास, आपका सी, यानी कि जो रेस्ट जो भी बची वो इसके अंदर। ये पूरा का पूरा स्टेट संभालेंगे और ये स्टेट और प्राइवेट लोग दोनों मिलके संभालेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एसएसआई, बड़ा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ध्यान समझना, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले तो बहुत पूछा जाता था, बट इससे अब जो एमसीक्यू पूछेंगे मैं आपको एमसीक्यू बना के दे दूंगा, डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैप्टर एक बार अच्छे से हो जाए ना तो हम लोग इसके टॉपिक एमसीक्यू को भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री, दीज आर दोज इंडस्ट्री इन विच, देखो ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ना, ये जो एमएसएमई है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इसके डेफिनेशन को ना हर साल या हर 2 साल 3 साल में चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि कौन सी इंडस्ट्री स्मॉल स्केल है, कौन सी माइक्रो है, कौन सी मीडियम है, कौन सी लार्ज है, इसकी एक लिमिट लगा दी गई है कि हाँ, अगर आपका इतना तक का सेल और इतने तक का टर्नओवर है साल भर का तो आप स्मॉल में आ गए, इतने तक का है तो माइक्रो में आ गए, इतने तक का है तो मीडियम में आ गए, इतने तक का है तो आप लार्ज में चले गए। तो हमें स्मॉल पढ़ना है फिलहाल, तो मैं स्मॉल की बात करूंगा। ये वो इंडस्ट्री है जो क्लास मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सर्विस देते हैं या प्रोडक्शन करते हैं ड्यू ऑन अ स्मॉल स्केल, छोटे लेवल पे काम करते हैं। बिजनेस ऑफ नैपकिन्स, टिश्यू पेपर, चॉकलेट, टूथपिक, वाटर बोतल, छोटे बड़े खिलौने, पेपर पेन एसेट्रा, ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है और ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने में बहुत बड़ा हाथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का है। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी बहुत इंडस्ट्री नहीं है, बड़ी बड़ी कम इंडस्ट्री भी नहीं है, हमारे यहाँ थोड़ी सी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, छोटी छोटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। क्योंकि 1956 के टाइम से ही, 1950 के बाद से ही हमारी सरकार छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को बहुत प्रमोट करने लगा कि छोटी छोटी कंपनियां जगह जगह खोलो। कहीं एक बड़ी कंपनी खोलने से अच्छा है कि छोटी छोटी हजारों लाखों कंपनी खोल दो। छोटी छोटी कंपनी में लोग आएंगे, वहां जॉब करेंगे, जगह जगह कंपनी खुलेगी, वहां की सड़क अच्छी होगी, वहां बिजली फैसिलिटी अच्छी मिलेगी, लोगों को मूव नहीं करना पड़ेगा, माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा, एक ही जगह पर उनको नौकरी मिलेगी, वो लोगों को समझेंगे, उनकी इनकम जनरेट होगी, बहुत सारा प्रोडक्ट बनाएंगे और इसको हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो बहुत सारे और बेनिफिट हैं और बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं चाहिए इसके लिए। और सरकार इनको छूट देती थी ताकि बड़ी बड़ी कंपनी इनके ऊपर अटैक ना कर सके, इनको फाइनेंशियली नुकसान ना पहुंचाएं, इनके प्रोडक्ट को ना बनाए। इसलिए इनको बोला कि कुछ प्रोडक्ट तो आप ही रिजर्व कर लो, आप ही बनाना। मतलब छोटी छोटी कंपनियों को सब्सिडी वगैरह देना था कि वो लोग काम कर सके। छोटे लोगों को सब्सिडी दोगे ना, बड़े लोग तो अमीर हैं ही, वो तो अपना व्यापार कर ही लेंगे किसी भी तरीके से। तो ये सब छोटी छोटी इंडस्ट्री इन 1950, अगर 1950 की बात की जाए तो इन्होंने बोला कि जो जिनका इन्वेस्टमेंट 5 लाख से कम है उनको हम बोलेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और उन्हें बहुत सारी छूट देंगे, सरकारी फैसिलिटीज देंगे। जिनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 5 लाख से कम है। बट करंटली 2020 की बात करें, 21 की बात करें तो इसमें इन्होंने बोला कि वो कंपनी जिनका इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी, एक बार में मशीन में, प्लांट एंड मशीन में इनका पूरा जो इन्वेस्टमेंट है बिजनेस को सेटअप करने में, उस इन्वेस्टमेंट में अगर इन्होंने 10 करोड़ रुपए लगाए हैं 10 करोड़ तक, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। 10 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं कहलाया जाएगा। ये आज की बात है। जबकि देखो, ये सीधे 5 लाख से 10 करोड़ नहीं हो गया, 10 करोड़ से पहले 5 करोड़ था, 1 करोड़ भी था। तो इन्होंने बोला कि भैया 5 लाख, 1950 में 5 लाख लिमिट थी, लेकिन प्रेजेंटली क्लास लिमिट 10 करोड़ है। और अगर हम बात करें टर्नओवर की आज की डेट पे, तो ये लगभग 50 करोड़ है। अगर 50 करोड़ का टर्नओवर है आपका, तो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, छोटी इंडस्ट्री हो, ठीक है।
तो आई होप ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री समझ आ गया आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में। लेकिन अब हम पढ़ते हैं क्लास की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फायदा कैसे पहुंचाती है, रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडियन इकोनॉमी। तो सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। छोटी छोटी इंडस्ट्री जो है ना वो बहुत ज्यादा रोजगार देती है, आसपास के जितने भी लोग हैं ना उनको छोटी छोटी इंडस्ट्री रोजगार देती है। तो आसपास के एक कंपनी है, आसपास में लोग जो वहां काम करेंगे, दूसरे इलाके में दूसरी कंपनी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वहां काम करेंगे, तो काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा था। कंट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली 45 to 50% कह सकते हो आप, या 40 to 50% एक्सपोर्ट जो हो रहा था वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का प्रोडक्ट हो रहा था। यानी कि छोटी छोटी इंडस्ट्री से जितना माल बन रहा था वो टोटल एक्सपोर्ट का अप्रोक्सीमेटली 0.5% था, यानी 50% अप्रोक्सीमेटली। ओके, और वेलफेयर ऑफ पब्लिक, लोगों का भला भी हो रहा था, लोगों को रोजगार मिल रहा था, आसपास के लोगों को काम मिल रहा था, ओनर भी डेवलप हो रहा था, और जो उसके साथ लोग काम करते हैं उसको भी वो डेवलप कर रहा था। तो सरकार हमेशा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करती है कि भाई तुम एक बिजनेसमैन बनो ताकि तुम 10 लोगों को रोजगार दे सको। अगर तुम एम्प्लॉय हो तो तुम खुद को रोजगार दे रहे हो, लेकिन अगर तुम बिजनेसमैन हो तुम 50 लोगों को रोजगार दे रहे हो। समझ रहे हो? तो ये 3 बेनिफिट आपने ध्यान रखना कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बेनिफिट क्या है। क्या पता एग्जामिनेशन में 4 ऑप्शन दिया जाए, बोले कौन सा बेनिफिट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का नहीं है, तो आपको उस पर टिक करना है, कौन सा है आपको उस पर टिक करना है। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लार्ज एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री। लार्ज और मीडियम स्केल इंडस्ट्री के पास पैसा बहुत है, तो वो घाटे में रहकर तुम्हारा नुकसान कर सकते हैं। देन ओनली कैन सर्वाइव। सो गवर्नमेंट हैज टेकन वेरियस स्टेप टू प्रोटेक्ट देम, लाइक उनको टैक्स कंसेशन देना, टैक्स में छूट देना, रिजर्विंग फ्यू प्रोडक्ट ओनली टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। कुछ प्रोडक्ट को कह दिया भाई ये वाला सामान तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही बनाएगी, मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्री इस सामान को नहीं बनाएगी, ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फ्री रहेंगे। ठीक है यार, ये सामान तो हम ही बना रहे हैं, क्योंकि मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्री का बड़ा पैसा है, बड़ी मशीनें हैं, टेक्नोलॉजी है, वो प्रोडक्ट की प्राइस को बिल्कुल कम कर देंगे। वो घाटा झेलने को भी तैयार है। रिलायंस जियो घाटा झेलने को भी तैयार है, पर बाकी कंपनी को बंद कर देगा, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है, रिलायंस के पास कई और जगह से पैसा आ रहा है। समझ रहे हो बात को? तो वो कंपटीशन में आएंगे। तो सरकार ने इसीलिए बोला भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री करेगी, ताकि मीडियम और लार्ज उस प्रोडक्ट में ना घुसे और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टिक सके। और हमारा लास्ट टॉपिक और सबसे इजी टॉपिक है फॉरेन ट्रेड। यानी कि हम बात करें क्लास 1950 से 1990 में हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था। फॉरेन ट्रेड इंडिया इंक्लूड्स ऑल द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जब भी फॉरेन ट्रेड की बात आती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात होगी फ्रॉम इंडिया, ठीक है, या इंडिया से या इंडिया को। क्लास इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, देखो स्मॉल स्केल सॉरी ये जो आपका वो है स्मॉल स्केल का तो मैंने एमएसएमई बता दिया, और जो फॉरेन ट्रेड है उसमें है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ध्यान रखना क्लास, जो मिनिस्ट्री एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है वो फॉरेन ट्रेड को मैनेज करता है। इंडिया शेयर इन क्लास वर्ल्ड ट्रेड वाज 1.78% 1950, यानी कि 1950 में पूरे वर्ल्ड का जो भी ट्रेड हो रहा है उसमें इंडिया का योगदान कितना है, 1.78%। यानी कि इंडिया जो व्यापार कर रहा था एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वो सिर्फ 1.78% था 1950 में। ओके, अब सरकार ने क्या किया, ट्रेड पॉलिसी बनाई। बाहर देश के लोग हमारे यहाँ पे आ रहे थे बिजनेस करने के लिए, और इतनी टक्कर दे रहे थे कि उनका बिजनेस चल जाता था, देश के लोगों का बिजनेस चलता ही नहीं था। और हम लोग मजबूर थे, हम लोग सब बाहर से खरीद रहे थे, सब बाहर से पूरी की पूरी चीजें खरीद रहे हैं। तब सरकार ने क्लास एक ट्रेड पॉलिसी बनाया जिसका नाम था इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या है क्लास, कि अगर ये है क्लास मान लो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और ये है आपका इंडिया, तो ये कहते हैं कि आप बाहर से जो भी चीजें मंगा रहे हो, आप बाहर से क्यों मंगा रहे हो? बाहर से मंगाते हो, फॉरेन करेंसी जाता है, बाहर के लोगों को रोजगार मिलता है, उनका नाम पॉपुलर होता है, क्यों ना आप देश के अंदर ही उन चीजों को बनाओ। इंपोर्ट कर रहे हो बाहर से मंगा के, इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करो, इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करो, आप चीजें बाहर से ना मंगाकर अपने देश के अंदर वही चीज बनाओ। दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। समझ रहे बात को? वोकल फॉर लोकल मोदी जी ने कहा था कुछ टाइम पहले लॉकडाउन में, उन्होंने बोला कि यार बाहर से चीजें मत मंगाओ, सैनिटाइजर है, मास्क है या पीपीई किट है, वो बाहर से मत मंगाओ, उसको देश के अंदर ही बनाओ, ताकि हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। हम बाहर से कब तक चीजों को खरीदेंगे, तो देश के अंदर ही चीजों को बनाओ। दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन मतलब क्या है, कि हम चीजें बाहर से ना खरीद के उसे अपने ही देश में बनाएंगे। ओके,
गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स फ्रॉम इम्पोर्ट्स थ्रू, आपने क्लास ये तो समझ गया ना क्या होता है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इन ऑर्डर टू बी सेल्फ रिलायंट इन वाइटल सेक्टर्स इंडिया हैज टू फॉलो द स्ट्रेटेजी ऑफ रिप्लेसिंग मेनी इम्पोर्ट, हम इम्पोर्ट को रिप्लेस करेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्शन से, देश के अंदर बनाएंगे। मेक इन इंडिया भी मोदी जी लेके आए कुछ टाइम पहले कि भैया बाहर से चीजें ना लेकर देश के अंदर ही हम चीजों को बनाएंगे। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन रेफर्स टू अ पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन ऑफ इम्पोर्ट्स बाई डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, इंडस्ट्री वर इनकरेज टू मैन्युफैक्चर व्हीकल एंड कार, व्हीकल कार को खुद बनाओ इंडिया में इंस्टेड ऑफ हैविंग देम इंपोर्टेड फ्रॉम फॉरेन कंट्री, बाहर विदेश से गाड़ियों को मंगाने से अच्छा है कि आप देश के अंदर बनाओ। द गवर्नमेंट एम टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन यूजिंग दिस पॉलिसी, कि भाई फॉरेन से कंपटीशन इनको ना मिले। भाई अगर देखो बाहर से अगर आप चीजें मंगाते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने देश का नुकसान कर रहे हो। भाई मैं एक दुकानदार हूँ इंडिया का, आप मुझसे नहीं खरीद रहे, आप बाहर से खरीद रहे हैं, तो भाई मैं तो बेरोजगार हो रहा हूँ। अगर मैं बेरोजगार होऊंगा तो मेरी फैक्ट्री में 10 इंडियंस और काम करते हैं, मैं उनकी नौकरी से निकाल दूंगा उनको, जो मेरे पास काम नहीं बचेगा वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। समझ रहे हो बात? तो इंडियन प्रोड्यूसर्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बनाया। दिस विल सेव फॉरेन एक्सचेंज, ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हमें बचाएगा और क्लास हमें सेल्फ रिलायंस के लेवल पे ले जाएगा, हमें आत्मनिर्भर भी बनाएगा। ठीक है, मतलब चीजों को देश के अंदर बनाएंगे तो बाहर से हमें सस्ता भी पड़ेगा वो, और क्योंकि हम उसे देश में बना रहे हैं तो हम देश के लोगों को काम भी दे रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं। समझ रहे हो बात को? तो काफी फायदा है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से, इसीलिए सरकार ने बोला कि ट्रेड पॉलिसी में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। लेकिन बाहर से जब लोग आ रहे थे हमारे यहाँ बिजनेस करने के लिए तो वो इंडियन बिजनेसमैन को टफ कंपटीशन दे रहे थे। क्यों? उनके पास मशीन थी, उनके पास टेक्नोलॉजी थी, उनके पास कम प्रॉफिट में काम करने की ताकत थी उनके पास। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया, दो पॉलिसी लेके आई। सबसे पहले टैरिफ और दूसरा है कोटा, कि तुम बाहर से चीजों को मत खरीदो। हालांकि 1991 में आकर सरकार ने अपने जो ये सोच थी, जो रूल रेगुलेशन थे, वो काफी चेंज कर दिए गए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के आने के बाद। लेकिन पहले सरकार ना दो चीजें लगाती थी, पहला टैरिफ, दूसरा कोटा। टैरिफ का मतलब है टैक्स, टैक्स बैरियर, कि इतना ज्यादा टैक्स लगा दो कि लोग बाहर से चीजें खरीदना ही बंद कर दें और देश के अंदर से खरीदे। देश के अंदर से खरीदेंगे तो देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, अगर देश के अंदर से उनका माल बिकेगा, उनका माल बिकेगा तो वो ज्यादा माल बनाएंगे, ज्यादा माल बनाएंगे तो वो ज्यादा लोगों को रोजगार भी देंगे, तो इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो आप इंपोर्ट ना करके देश के लोगों से चीजें खरीदो। इसलिए सरकार ने इंपोर्ट को डायरेक्टली मना तो नहीं कर सकते, तो लेकिन इन्होंने क्या कर दिया क्लास, टैक्स रेट को बढ़ा दिए। देयर आर द क्लास दीज आर टैक्स लेवी, यानी कि थोपा जाता है ऑन इंपोर्टेड गुड्स। द मेन एम टू डिस्करेज द यूज ऑफ फॉरेन गुड्स, ये कहते हैं कि आप बाहर देश से सामान ना खरीदो, हम महंगा कर देंगे अगर तुम बाहर देश से सामान खरीदते हो, ताकि तुम ना खरीदो। ड्यू टू क्लास imposing heavy duty on imported goods, these goods become more expensive and import will be reduced। तो ये सामान महंगा हो जाएगा और आप इंपोर्ट कम करोगे। लाइक बाहर से आप 100 का सामान खरीद रहे हो, हम बोलेंगे 80 रुपए टैक्स दो, तो सामान 180 का हो गया, तो तुम बाहर से ना खरीद के तुम देश से खरीदोगे। ठीक है। दूसरा कोटा, तो ये टैक्स बैरियर है, ये क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन है। क्या है क्लास? क्वांटिटेटिव बैरियर, यानी कि एक क्वांटिटी की लिमिट लगा देना कि आप इस क्वांटिटी से ज्यादा बाहर से सामान नहीं मंगा सकते। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन है, इतनी क्वांटिटी का सामान ही बाहर से आप मंगा सकते हो। इट रेफर्स टू फिक्सिंग मैक्सिमम लिमिट ऑन द इंपोर्ट्स ऑफ अ कमोडिटी बाय अ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। इट रेस्ट्रिक्ट the amount of import. These result less import in our economy and now domestic firm or producer could expand without the fear of foreign competition। तो बाहर से कंपटीशन मिल रहा था, बाहर की कंपनी जो हमें कंपटीशन दे रही थी, हम उस कंपटीशन से बच सकते थे कि भाई बाहर से कम इंपोर्ट आ रहा है तो लोग कहाँ से खरीदेंगे, देश के अंदर से खरीदेंगे। बाहर सरकार ने मना कर दिया, भैया 10 किलो ही मंगा सकते हो, 100 यूनिट ही मंगा सकते हो, 50 टन ही मंगा सकते हो सामान, है ना, दैट इज कोटा। और टैरिफ का मतलब क्या है? टैक्स बैरियर। हालांकि बाद में जाके 1991 में ये सारी चीजें हटा दी गई। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे समझ आया होगा और इसके साथ हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो गया। बेटा मैंने आईईडी का टर्म वन के लिए आईईडी, ठीक है, आईईडी कल इसके मैंने एमसीक्यू भी रात को 8 बजे एमसीक्यू आया था, आप सब लोगों ने अटेंड किया होगा, जाहिर सी बात है। मैं नया वो बना चुका हूँ प्लेलिस्ट, आप प्लेलिस्ट में देख लेना। आईईडी का चैप्टर 1 और 2 खत्म हो गया, 6 चैप्टर इसमें, 2 मैंने खत्म कर दिया है टर्म 1 का। तो प्लीज आप भी इसे अच्छे से खत्म कर लो। एमसीक्यू क्लास आज भी रात को 8 बजे आएगा और क्लास रोज रात को 8 बजे एमसीक्यू आता है अकाउंटिंग को बीएसटी का, प्लीज उनको देखा करो। 1000 एमसीक्यू सीरीज के अंदर कमेंट करके बताना क्लास कि चैप्टर कैसा लगा, आपको समझ आया कि नहीं, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने सारे क्लास 12 के दोस्तों को शेयर कर दो। यहाँ पे टर्म 1 की पूरी प्रिपरेशन हो रही है, 0 to 12 इवन क्लास टर्म 2 की भी। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।